हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी 3.0, 4.0 और एस्टेट लेवल के क्वेश्चंस पर। कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चंस जो कि नए पैटर्न पर बेस्ड है। आप लोगों ने देखा कि बीपीएससी 1.0 में पेपर कैसा आया, 2.0 लेवल का कैसा रहा, और एस्टेट के भी आपने 2 बार एग्जाम्स दिए हैं जिसको आपने बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस किया है। लेवल एग्जाम का लगभग सिमिलर है, तो चलिए देखते हैं इसके बेस्ट क्वेश्चंस। और आज है इसका डे 3। डे 1 डे 2 में हम लोगों ने 50-50 क्वेश्चंस डिस्कस किए। डे 3 में अगेन बेस्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आप एनालिसिस करिएगा कि आउट ऑफ 50 आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस का लेवल सेम टू सेम एग्जाम लेवल के तरीके से ही है। तो यहां अगर बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो एग्जाम में भी बढ़िया परफॉर्म करेंगे। इसी बात पे शुरू करते हैं आज के सेशन को। अगर आप कंप्यूटर की क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज, पीडीएफ वाइज, एमसीक्यू टॉपिक वाइज, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हर एक टॉपिक को कवर करना चाहते हैं, ताकि पेपर का लेवल कितना आसान या कितना भी टफ क्यों ना आए, आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से बीपीएससी एंड एस्टेट 2024 कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स। कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट के साथ 80+ आवर्स का कोर्स, वैलिडिटी 12 मंथ्स, फुली रिकॉर्डेड मोड। और यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी, या फिर आप डायरेक्टली अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके डायरेक्टली आप हमसे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं और अपने डाउट को रिजॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बल्कि वो क्वेश्चन जो कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में, लेकिन मुझे देखकर काफी शॉक हुआ कि सरल से क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग गलत कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद आप लोग से नहीं थी। इतना पढ़ने के बाद, एग्जाम के इतने करीब आने के बाद, अगर ऐसे क्वेश्चंस को भी आप गलत करेंगे तो फिर जो वैकेंसी आपकी हो सकती थी, जो पोस्ट आपकी हो सकती थी, वो आप खुद दूसरों को दे रहे हैं। इतना कंपटीशन होने के बाद भी अगर एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर आप गलत कर रहे हैं, तो ये एनालिसिस करने का तरीका है, ये एक सही टाइम है जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करिए। आइए डिस्कस करते। व्हाइल बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड इनटू, बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर लोड होता है, मुझे बताइए। क्या हर बार आप बूटिंग करते हैं? क्या जितनी बार आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, क्या हर बार बूटिंग होती है? यस सर। इसका मतलब यह हुआ कि बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर किया जा रहा होगा, तभी तो हर बार बूटिंग हो रही है। तो टेम्परेरी मेमोरी यहां पर कौन सी है? रोम, हार्ड डिस्क, रैम, कैशे, या बोथ रैम एंड रोम? करेक्ट आंसर होगा रैम। बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को जिस मेमोरी में लोड किया जाता है वो क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या यह बात समझ में आई? सर रोम आंसर कब होगा? जब आपसे यह पूछा जाए कि बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स को मदद कौन करता है, या फिर बूटिंग को हेल्प कौन करता है, तो आंसर होगा रोम। क्यों सर रोम कैसे? हम लोग जानते हैं कि जब बूटिंग होती है वहां पर क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, रोम इंस्ट्रक्शंस पास करता है, तब जाकर आपकी बूटिंग प्रोसेस होती है। तो इसका मतलब बूटिंग प्रोसेस में जो मदद करता है, जो हेल्प करती है, वो रीड ओनली मेमोरी है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स जहां पर लोड होती हैं वो जगह कौन सी है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या ये बात समझ में आई? अब गलत तो नहीं करेंगे कभी। हेल्प की बात की जाएगी तो रोम आएगा,
कि बूटिंग में कौन मदद करती है, रोम, और ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स लोड कहां पर होती हैं, तो आंसर क्या होगा, रैम। क्लियर है, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा, पढ़ो। इन सी प्लस प्लस सी इन स्टैंड्स फॉर। हम लोग जानते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में सी इन का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर इनपुट, कमांड इनपुट, कंप्यूटर इनपुट, कंसोल इनपुट या CUI इनपुट। एंड द करेक्ट आंसर इज कमांड इनपुट। जी नहीं, कैरेक्टर इनपुट इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। सी का मतलब यहां पर क्या है, कैरेक्टर, और इन का मतलब यहां पर क्या है, इनपुट। नेक्स्ट, सी प्लस प्लस में सी आउट का भी यूज होता है, तो अब ये सी आउट की फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइए। सी प्लस प्लस में सी इन नहीं, सी आउट कर लीजिएगा यहां पर। सी आउट का क्या अर्थ है, कमांड आउटपुट, कंप्यूटर आउटपुट, कंसोल आउटपुट, CUI आउटपुट या कैरेक्टर आउटपुट। अगर सी इन का मतलब है कैरेक्टर इनपुट, तो सी आउट का मतलब क्या है, कैरेक्टर आउटपुट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, कैरेक्टर आउटपुट। क्लियर, 2 क्वेश्चन समझ में आए, सही किए आपने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच वन इज हेडर फाइल इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हेडर फाइल कौन सी होती है मुझे बताइए। जब आप सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें एक हेडर फाइल का भी यूज करते हैं। इन 5 ऑप्शन में से हेडर फाइल कौन सी है, यूजिंग नेम स्पेस std, इंट मेन फंक्शन, सी आउट हेलो वर्ल्ड, रिटर्न 0 या हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। दिस इज कंसीडर्ड एज द हेडर फाइल, यानी ऑप्शन 5 इज द राइट वन। क्लियर। नेक्स्ट, क्या इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोलते हैं? जी हां, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, 4-bit 2's complement representation of a decimal number 1000, the number is। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आता ही आता है। बताओ मुझे, एक दशमलव संख्या का 4 बिट 2 का पूरक प्रतिनिधित्व 1000 है तो संख्या क्या होगी? बताइए। एक बार वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा सोचिए इस क्वेश्चन पे और खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? बिल्कुल कर पाएंगे। हम लोग जानते हैं कि यहां पर बात हो रही है किसकी? 4 बिट की। क्या 1000 जो है वो 4 बिट में लिखा हुआ है? जी हां। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या 1000 का 2's कॉम्प्लीमेंट आप निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। और जो आंसर आएगा उसको डेसिमल में क्या बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। आइए एक बार करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है 1000। 1000 का 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 1 की जगह पर 0 और 0 की जगह पर 1 लिखेंगे। तो जरा लिख दीजिए फटाफट से। 1's कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? 1 की जगह पर 0 और 0 की जगह पर 1, यानी 0111। अब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? +1 कर देंगे। तो जब आप +1 करेंगे इस नंबर में तो क्या आ जाएगा इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 0, कैरी 1। फिर 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 0, कैरी 1। फिर 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 0, कैरी 1। और 1 में 0 जोड़ने पर क्या मिलेगा? 1। यानी इसका आंसर क्या मिल गया आपको? 1000। यही तो आ गया। यानी हमें यह समझ में आ गया कि 1000 का जो कॉम्प्लीमेंट था जो हमने निकाला वो वही तो आ गया, सेम टू सेम। यही तो आया, इसी का तो हम निकाल रहे थे और यही आ गया 1000। अब क्या हम इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हां, 1248। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8।
यानी सेकेंड ऑप्शन इज द राइट वन। डेसिमल में लिखने का तरीका क्या होता है, 1 2 4 8, 1 2 4 तो कैंसिल हो गए, 8 1 जा 8, तो आंसर क्या आ गया 8, यानी सेकेंड इज द राइट वन। क्या ये बात समझ में आई? तो 4 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर 1000 नंबर इज दिस वन। क्या ये चीज समझ में आई कि आपको पहले 2's कॉम्प्लीमेंट निकालना है और फिर उसके बाद इसका क्या करना है, इसको डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बिट नंबर इक्वल इट्स 2's कॉम्प्लीमेंट। प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 4 बिट संख्या इसके 2 के पूरक के बराबर है। अब इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझो। 4 बिट नंबर, अगर हम 4 बिट नंबर की बात कर रहे हैं 2's कॉम्प्लीमेंट में, तो 4 बिट का मतलब क्या है, 1 2 4 8, यही तो होंगे वो 4 बिट नंबर। और यही तो पूछ रहा है कि उसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या है। इसका मतलब कि जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन है कुछ वही क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि वो भी 4 बिट में था और हमें पता है कि 4 बिट का मतलब क्या होगा, 1 2 4 8। और अगर इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो क्या आएगा, 8, यही तो हो गया। अब इसके बाद इसका क्या करेंगे, 1's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 0 1 1 आ गया। फिर इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो 1 प्लस कर देंगे और 1 प्लस करने पर हमें फिर क्या मिलने वाला है, यही मिलने वाला है 1 000। क्या 1 000 यहां पर गिवन है, यस, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बिट नंबर इक्वल इट्स 2's कॉम्प्लीमेंट, सेम होगा 1 000 का अगर हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, सेम नंबर आएगा। तो आंसर क्या बन गया, 1 000, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन in relational database are 4 and 3 respectively. If one attribute and 5 tuples are added to the relation, what will be its new cardinality and degree? इस तरीके का क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। यहां पर कुछ नंबर्स बदले बदले से दिख रहे हैं, जरा करो। क्या रहे, डेटाबेस के सेंस में जो डिग्री है वो 4 है, जो कार्डिनलिटी है वो 3 है। अगर एक एट्रीब्यूट और 5 टपल्स को ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, बहुत सिंपल है। हम जानते हैं डिग्री का मतलब क्या होता है, कॉलम, और कॉलम का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स, यही तो है। डिग्री कितनी गिवन है, 4, और एट्रीब्यूट हमें कितना ऐड करना है, 1, तो 4 + 1 क्या होगा, 5, क्योंकि डिग्री बराबर कॉलम बराबर एट्रीब्यूट के, तो 4 + 1 क्या हो गया, 5। हम जानते हैं कि कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप या रोस, और ये कितनी गिवन है, 3, और रोस को क्या टपल्स भी बोलते हैं, जी हां। कितनी टपल्स को ऐड करना है, 5, तो 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8, यानी किसी का नहीं है वेट, क्योंकि करेक्ट आंसर इज 5,8। क्या 5,8 गिवन है कहीं पर, जी हां, ऑप्शन 5th इज द राइट वन। क्या ये समझ में आया? तो सर हमें याद क्या रखना है इसमें, कि डिग्री को कॉलम बोलते हैं और कॉलम को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, कार्डिनलिटी को रो बोलते हैं और रो को टपल्स बोलते हैं। बस इतनी बात अगर आपको पता होगी तो इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे, जी हां। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और ये क्वेश्चन है बूलियन अलजेब्रा का। क्या कह रहा है, फाइंड द बूलियन एक्सप्रेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्रुथ टेबल गिवन बिलो। कह रहे ट्रुथ टेबल आपको यहां पर दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। यानी ट्रुथ टेबल आपको एग्जाम में मिलेगी और इस ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग एक बूलियन एक्सप्रेशन आपको फॉर्म करना होगा। क्या यह आसान है? बेहद आसान है। आइए देखते हैं। नीचे दी गई सत्य तालिका के अनुरूप बूलियन अभिव्यक्ति ज्ञात कीजिए, और ये रहे 5 ऑप्शंस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एक्स। आया कैसे, आइए इस पर डिस्कशन करते हैं, फोकस करो। अगर कोई ट्रुथ टेबल आपको गिवन हो और इसके बेसिस पर आपको कोई बूलियन एक्सप्रेशन लिखना हो, क्या करेंगे?
सबसे पहला काम, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, अगर इस ट्रुथ टेबल में कहीं पर भी जीरो है, आउटपुट में अगर कहीं पर जीरो है, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इग्नोर, भूल जाइए कि जीरो है। और जहां पर वन है उसको कंसीडर कर लीजिए, उसको ले लीजिए। यानी पहला स्टेप, इग्नोर दी जीरो आउटपुट, जीरो आउटपुट वाले को इग्नोर कर दीजिए और वन वाले को कंसीडर कर लीजिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, वन बराबर होगा एक्स और वाई के, यानी अगर कहीं पर वन है तो इसका मतलब वो एक्स और वाई है, और कहीं पर अगर जीरो है तो इसका मतलब एक्स बार और वाई बार है। क्या ये बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो अभी समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं। पहला स्टेप क्या कह रहा था कि इग्नोर करो जीरो को, तो हमने जीरो वाले को काट दिया, तो इसका मतलब किसको कंसीडर करेंगे, किसको लेंगे? वन वाले को लेंगे जिसका वन आउटपुट है। अब वन आउटपुट वाले को हमें कंसीडर करना है, इसका मतलब वन आउटपुट जिसका है उसका इनपुट क्या है? वन और जीरो, और वन और वन। पहले वाली लाइन को लीजिए, वन और जीरो, जिसका आउटपुट वन है उसमें क्या इनपुट है? वन और जीरो। वन और जीरो का मतलब यहां पर क्या दिया हुआ है? वन का मतलब एक्स या वाई, तो वन की जगह पर क्या आ जाएगा? एक्स। जीरो का मतलब क्या है? एक्स बार या वाई बार, तो जीरो की जगह पर क्या आ जाएगा? वाई बार। तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? एक्स वाई बार, क्योंकि वन की जगह पर क्या आ गया? एक्स, और ये जो जीरो इनपुट है इसकी जगह पर क्या आ गया? वाई बार। लास्ट वाली लाइन में आइए, वन वन इनपुट है। अगर वन वन इनपुट है तो इसका मतलब वन मतलब एक्स और वाई, यानी एक्स आ जाएगा और वाई आ जाएगा, तो ये आ गया आपका एक्स वाई। अब क्या करेंगे? अब इसको प्लस करके लिख दीजिए, क्योंकि आपको एक एक्सप्रेशन बनाना है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बन गया? एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई, एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई। अब क्या कर सकते हैं? इसको क्या और आसान किया जा सकता है? एक्सप्रेशन को क्या उसको और कम किया जा सकता है? जी हां। क्या इसमें कुछ कॉमन लिया जा सकता है? यस सर, एक्स कॉमन लिया जा सकता है। ले लो, नेकी और पूछ पूछ लो। एक्स आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा? वाई बार प्लस वाई। क्या हम ये जानते हैं कि वाई बार प्लस वाई किसके बराबर होता है? जी हां, वन के बराबर। ये कौन सा नियम कहता है? कॉम्प्लीमेंट लॉ, कि वाई प्लस वाई बार बराबर किसके होगा? वन के। एक्स बार प्लस एक्स किसके बराबर होगा? वन के। तो क्या हम इसकी जगह पर वन लिख सकते हैं जो ब्रैकेट में है? यस। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय वन क्या बना? एक्स। यही तो आंसर था पीछे, है ना? यही तो हमने ऑप्ट किया था। दैट इज द राइट वन। इसका मतलब कि कभी भी ट्रुथ टेबल अगर हमें गिवन हो और इसके बेसिस पर कोई एक्सप्रेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? पहला स्टेप, अगर आउटपुट में जीरो है तो उसको इग्नोर कर देंगे। दूसरा स्टेप, वन का मतलब एक्स कॉमा वाई और जीरो का मतलब एक्स बार वाई बार। तो पहली दोनों कंडीशंस कट गई क्योंकि जीरो जीरो था। दूसरी कंडीशन जिसमें वन वन आउटपुट था, इन दोनों को लेंगे और इनके क्या कंसीडर करेंगे? इनपुट्स को। वन और जीरो की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एक्स और वाई बार, जो हमने लिख दिया। वन और वन की जगह पर क्या लिख सकते हैं? एक्स और वाई, जो कि हमने लिख दिया। इन दोनों को प्लस कर दिया, एक्सप्रेशन बना दिया, और फिर यहां से एक्स को कॉमन ले लिया। वाई बार प्लस वाई, ये किसके बराबर है? वाई बार प्लस वाई। कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग ये वन के बराबर है, और यहां पर हमारे पास में क्या आ गया? एक्स इंटू वन, यानी एक्स इज द राइट आंसर। तो यही क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, या इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप बिल्कुल आसानी से इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द एग्जाम्पल्स बिलो एक्सप्रेस द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन? नीचे दिए गए उदाहरण में से कौन सा उदाहरण गुणन के क्रम विनिमय नियम को व्यक्त करता है? कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब उल्टा सीधा एक समान, यानी a मल्टीप्लाई बाय b बराबर होगा b मल्टीप्लाई बाय a के, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन फोर्थ इज द राइट वन। a प्लस बी बराबर b प्लस a के, या a मल्टीप्लाई बाय b
बराबर है b मल्टीप्लाई बाय a के। ये है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ, जो कि फोर्थ ऑप्शन डिस्कस कर रहा है। समझ में आया? बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, के मैप, बूलियन अलजेब्रा का सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक के मैप, जिसे कर्नॉफ मैप भी बोलते हैं। और हम जानते हैं के मैप की मदद से बूलियन एक्सप्रेशन को बहुत सिंपल किया जा सकता है, लॉजिक गेट्स को मिनिमाइज किया जा सकता है ना, विद द हेल्प ऑफ के मैप। के मैप इज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ डैश डायग्राम ऑर्गेनाइज्ड एज अ मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर। कह रहा है जो के मैप है वो आरेख का एक अमूर्त रूप है जो वर्गों के मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित होता है। उसे क्या बोलते हैं बताइए? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। यानी के मैप को डिस्कस करने के लिए हम वेन डायग्राम के फॉर्मेट में या तो 0 के पेयर बनाते हैं या 1 के पेयर्स बनाते हैं, और ये पेयर बनाने का जो सिलसिला है इसको क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। तो के मैप एक क्या है? एक वेन डायग्राम का ही प्रकार है। नेक्स्ट, द नैंड गेट आउटपुट विल बी लो इफ द 2 इनपुट्स आर डैश। बताइए, यदि 2 इनपुट है तो नैंड गेट आउटपुट कम होगा। इसका मतलब क्या? जरा ध्यान से समझो। द नैंड गेट आउटपुट विल बी लो। आउटपुट लो का मतलब क्या होता है? लो मतलब 0। नैंड गेट में 0 कब आएगा? जब इनपुट क्या होंगे? 1 1। अगर इनपुट 1 1 है तो हमारा आउटपुट क्या होगा? 0। आप देख सकते हैं नैंड की जो ट्रुथ टेबल बनती है वो क्या बनती है? अगर दोनों इनपुट सेम है, अगर दोनों इनपुट हाई हैं तो आउटपुट हमेशा क्या होगा? लो। और बाकी सभी केसेस में आउटपुट क्या होगा? हाई होगा, है ना? यही तो होता है नैंड गेट। तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा था? आउटपुट विल बी लो। लो का मतलब 0। कब होगा आउटपुट 0? जब इनपुट 1 1 होंगे। तो आंसर क्या आ गया? 1 1। नेक्स्ट, द सर्किट यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा इज नोन एज। बताइए बेटा, 1 बिट डेटा को संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त सर्किट को क्या कहा जाता है? हम सब जानते हैं कि 1 बिट ऑफ डेटा का मतलब होता है 0 और 1, और ये 0 और 1 कहां पर स्टोर किया जाता है? फ्लिप फ्लॉप में। तो क्या फ्लिप फ्लॉप दिया है ऑप्शन में? जी हां, यानी 4th इज द राइट वन। और फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? रजिस्टर। नेक्स्ट, द सर्किट कन्वर्टिंग बाइनरी डेटा इनटू डेसिमल इज कॉल्ड। कह रहा है उस सर्किट का नाम बताइए जो बाइनरी डेटा को डेसिमल में बदलता है। बाइनरी डेटा को दशमलव में परिवर्तित करने वाला सर्किट कौन सा है? इसे किस नाम से जानते हैं? कोड कन्वर्टर के नाम से जानते हैं। जो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करे दैट इज कॉल्ड कोड कन्वर्टर। नेक्स्ट, द एब्जॉर्प्शन लॉ इन बुलियन अलजेब्रा सेज। हम जानते हैं बुलियन अलजेब्रा में कई सारे लॉज हैं, जिसमें सबसे प्यारा जो लॉ माना जाता है वो कौन सा है? एब्जॉर्प्शन। जो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है फंक्शनैलिटी को। और इनमें से बुलियन बीजगणित में अवशोषण नियम कौन सा है? a प्लस बी बराबर a के। यही तो है एब्जॉर्प्शन लॉ, यानी 4th ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो एब्जॉर्प्शन लॉ है क्या? a प्लस बी। कह रहा है a को अगर किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a आएगा। a को किसी के साथ भी प्लस करेंगे, क्या आएगा? a आएगा। बाकी क्या हो गए? एब्जॉर्ब हो गए, उड़ गए। दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन लॉ। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। अब बाकी भी समझ लीजिए। ए बी बराबर बी ए, ये क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ। अभी समझा था, उल्टा सीधा एक समान। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए बी बराबर बी ए, कॉम्यूटेटिव लॉ। ए मल्टीप्लाई ए बार बराबर है 0 के, ये क्या है? इनवर्स लॉ। अगर किसी भी नंबर को उसके इनवर्स के साथ में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा? 0, इनवर्स लॉ। ए डॉट ए, अगर उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? वही नंबर, आइडेम्पोटेंट लॉ कहता है। ए डॉट ए बराबर किसके है? ए के।
और ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी बराबर किसके होगा, ए के। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ। समझ में आया। और यहां से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, 2 क्वेश्चन कम से कम आपको लॉ से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, एफ बराबर ए डॉट बी वेयर डॉट इंप्लाइज डैश ऑपरेशन। कह रहा है बूलियन अलजेब्रा में मल्टीप्लाई या डॉट का क्या मतलब होता है। एफ बराबर ए डॉट बी, जहां डॉट का तात्पर्य या मल्टीप्लाई का तात्पर्य किस ऑपरेशन से है, और हम जानते हैं मल्टीप्लाई का मतलब एंड ऑपरेटर, एंड का मतलब ए डॉट बी। अगर ए और बी हमारे क्या हैं, इनपुट्स, तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा एंड में, ए डॉट बी। जबकि और ऑपरेटर के केस में क्या होता है, प्लस होता है। ए और बी हमारे इनपुट्स हैं, तो और ऑपरेटर क्या होगा, ए प्लस बी। क्या ये बात समझ में आई। तो प्लस हो गया और मल्टीप्लाई हो गया एंड ऑपरेटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रुथ टेबल फॉर एन इनपुट वेरिएबल्स, व्हाट विल बी द पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। कह रहा है ट्रुथ टेबल में कितने इनपुट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं फॉर एन इनपुट वेरिएबल्स, जबकि इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं, एन। तो हम जानते हैं कितने ट्रुथ टेबल पॉसिबल बन सकते हैं, इसमें 2 की पावर n कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, 2 की पावर n कॉम्बिनेशंस। सत्य तालिका यानी ट्रुथ टेबल के केस में अगर n इनपुट वेरिएबल्स हैं तो व्हाट विल बी दी पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस। तो इनपुट कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे, 2 की पावर n। यानी अगर इनपुट वेरिएबल्स 2 हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 2 की पावर 2 यानी 4। अगर n की वैल्यू 2 है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो गए, 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, अ डिवाइस दैट कनेक्ट नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड। बताइए, एक उपकरण जो विभिन्न प्रोटोकॉल के साथ नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है डिफरेंट प्रोटोकॉल। कभी भी क्वेश्चन में डिफरेंट नेटवर्क, डिफरेंट प्रोटोकॉल, डिफरेंट टोपोलॉजीज जैसे शब्द मिल जाएं, डिफरेंट मतलब अलग अलग, तो हमेशा आंसर क्या होगा, गेटवे। यानी अलग अलग चीजों को जोड़ने के लिए अलग नेटवर्क, अलग प्रोटोकॉल्स किसका यूज करते हैं, गेटवे का। लेकिन अगर डिफरेंट की जगह पर सेम मिल जाए कि सेम प्रोटोकॉल, सेम नेटवर्क, सेम टोपोलॉजीज, तो आंसर क्या होगा, ब्रिज। सेम के केस में ब्रिज लगाएंगे और डिफरेंट के केस में गेटवे लगाएंगे। याद रखिएगा, दिस इज द वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। या तो आपको डिफरेंट मिलेगा एग्जाम में या सेम मिलेगा। तो डिफरेंट के केस में गेटवे और सेम के केस में क्या हो जाएगा, ब्रिज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस हैज हाउ मेनी बिट। आईपी पते के संस्करण 6 में कितनी बिट होती हैं, बताओ मुझे। हम जानते हैं कि आईपी एड्रेस 4 की बात करेंगे तो 32 बिट होगा, 32 बिट होगा। IPv6 की बात करेंगे 128 बिट होगा, तो आंसर क्या हो गया, 128 बिट। मैक एड्रेस की बात करेंगे तो 48 बिट होगा, है ना। मैक एड्रेस के केस में 48 बिट, तो आंसर क्या हो गया, 128 बिट। ये होता है आपका IPv6 एड्रेस, है ना, 128 बिट का, जो किस फॉर्मेट में होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। मैक एड्रेस की बात करें या IPv6 एड्रेस की बात करें, दोनों के दोनों किस फॉर्मेट में होते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। नेक्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द IP एड्रेस। IP एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है। IP एड्रेस असाइन कौन करता है, ISO, डरपा, IANA, माइक्रोसॉफ्ट या IETF। सोची, करेक्ट आंसर होगा IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। इसके द्वारा IP एड्रेस को असाइन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, IANA,
इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल लिंक्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट 12 डिवाइसेस इन अ फुली कनेक्टेड मैश नेटवर्क। क्या कह रहा है? बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, अगेन गेट लेवल में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्जाम्स का भी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। पूरी तरह से कनेक्टेड मैश नेटवर्क में 12 डिवाइसेस को जोड़ने के लिए कुल कितने लिंक की आवश्यकता है? हम जानते हैं सबसे बढ़िया टोपोलॉजी कौन सी होती है? मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी की बात करें तो इसमें राउटर का प्रयोग किया जाता है। मैश नेटवर्क की बात करें तो यहां पर हर एक डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होगी, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड तरीके से। मैश की बात करें तो इस नेटवर्क का यूज किया जाता है होम अप्लायंसेस को कनेक्ट करने के लिए, चाहे वो आपका होम ऑटोमेशन हो, जिगबी हो, इन सभी केसेस में मैश नेटवर्क का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? कितने लिंक बन सकते हैं? n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। मैश नेटवर्क में कुल कितने लिंक बनाए जा सकते हैं? जबकि डिवाइसेस 12 है तो आंसर क्या होगा? n(n-1) डिवाइडेड बाई 2। n कितना गिवन है? 12 यानी 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 2। 12 मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2। 12 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 132 डिवाइडेड बाई 2। क्या आ गया? 66, यानी सेकंड इज द राइट वन। समझ में आया? तो इसका मतलब मैश नेटवर्क में जो आपका फॉर्मूला यूज होता है, जो शॉर्ट ट्रिक यूज होती है, वो क्या है? n(n-1) डिवाइडेड बाई 12। वैल्यू पुट करिए, आंसर जेब में रख के घर ले जाइए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस? क्या मतलब है? रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सेवा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाएगा? टर्मिनल का मतलब हम यहां पर बैठकर क्या आप आपके कंप्यूटर्स को सही कर सकते हैं? जी हां। क्या आप वहां बैठकर हमारे कंप्यूटर्स में से कुछ डेटा ले सकते हैं? जी हां। कैसे पॉसिबल है? एमई एडमिन, टीम व्यूअर्स, नाम तो सुना ही होगा, है ना, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर्स को सपोर्ट में लेते हैं और डिस्टेंस में सही कर देते हैं, रिमोट फॉर्मेट में सही कर देते हैं। ऐसा होता है ना, कई बार कंपनीज में जो मीटिंग होती हैं उसमें सिस्टम को रिमोट में लिया जाता है एमई एडमिन या टीम व्यूअर के द्वारा। आईटी एक्सपर्ट्स तो खास तौर पे लेते हैं सिस्टम को देखने के लिए, सही करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए। यहां पर जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो कौन सी है? टेलनेट प्रोटोकॉल। तो जब भी बात रिमोट टर्मिनल की होगी तो आंसर क्या होगा? दैट इज टेलनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, इन अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर दिस कंडीशन मीन्स। कह रहा है क्यू डेटा स्ट्रक्चर में एक कंडीशन है, इसका मतलब बताइए। फ्रंट बराबर 0 और रियर बराबर 1 के। अगर फ्रंट 0 है और रियर 1 है तो क्या होगा? एम्प्टी होगी क्यू? हो नहीं सकती, क्योंकि एम्प्टी क्यू कब होगी? जब फ्रंट और रियर 0 के बराबर होगा। यह हम लोग ने प्रीवियस सेशन में देखा था। अगर फ्रंट और रियर -1 के बराबर है तो इसका मतलब बताइए। इसका मतलब कि क्यू पूरी तरीके से खाली है ना। एम्प्टी का मतलब -1 और 0 का मतलब एक एलिमेंट होने की पॉसिबिलिटी है। अगर फ्रंट 0 है और रियर भी 0 है तो इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ 1 एलिमेंट इन अ क्यू। क्यू में एक एलिमेंट हो सकता है। तो हमने मान लिया कि यहां पे रियर 1 है, इसका मतलब एक एलिमेंट हो सकता है। बोलो यस या नो। फ्रंट बराबर 0 के है, इसका मतलब भी एक एलिमेंट हो सकता है। रियर मतलब आखिरी में एक एलिमेंट है। फ्रंट बराबर 0 का मतलब एक एलिमेंट ऑलरेडी है स्टार्टिंग में। तो एक स्टैटिक में है, एक एंड में है, तो क्या टोटल 2 एलिमेंट हैं क्यू में? तो आंसर क्या बनेगा? 2 एलिमेंट्स इन अ क्यू। अब जरा एक बार फिर से समझो, हमने आपको कितने केसेस समझाए हैं। पहला केस -1 वाला कि फ्रंट अगर -1 है और रियर अगर -1 है तो इसका मतलब कि जो हमारी क्यू है वो पूरी तरीके से खाली है ना। -1 का मतलब क्या होता है? एम्प्टी।
फ्रंट बराबर 0, रियर बराबर 0 का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट हो सकता है ना, वन एलिमेंट की पॉसिबिलिटी है। अगर 0 है तो क्या फ्रंट में 0 है, इसका मतलब एक एलिमेंट फ्रंट में हो सकता है। रियर बराबर 1 है, रियर मतलब पीछे का साइड, इसका मतलब एक एलिमेंट यहां पर है, एक आगे है और एक पीछे है, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 2 एलिमेंट्स है ना कि, यही तो है। और ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, है ना, प्रीवियस फर्स्ट और सेकंड दोनों सेशंस में मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए, लिख के रखिएगा, क्वेश्चन जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, इन दिस क्यू लास्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट एलिमेंट। कह रहा है इस कतार में कतार का अंतिम तत्व पहले तत्व से जुड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं। ऐसी क्यू जिसका एंड फर्स्ट वाले से जुड़ा होगा, क्या वो सर्कुलर क्यू होगी। जी हां, दैट इज कॉल्ड अ सर्कुलर क्यू। गोल गोल घूम रहा है ना, जिसका ना कोई एंड है ना कोई स्टार्ट है, तो इस तरीके की क्यू में जो अंतिम एलिमेंट है, जो अंतिम तत्व है, वो पहले तत्व से जुड़ गया, तो क्या बन गया, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर क्यू। नेक्स्ट, द डैश एंड डैश पॉइंटर्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द क्यू। कतार की शुरुआत और अंत को इंगित करने के लिए किस किस पॉइंटर्स का उपयोग किया जाता है। बिगिनिंग का मतलब फ्रंट और एंड का मतलब रियर, तो आंसर क्या बनेगा, फ्रंट कॉमा रियर, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन। क्यू में हम इंसर्शन कहां से करते हैं, बैक यानी पीछे से, रियर से। डिलीट कहां से करते हैं, आगे से यानी फ्रंट से, है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड विल क्रिएट अ 2D एरे ऑफ रो 6 एंड कॉलम 4। कितना सरल क्वेश्चन है। कोड की निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पंक्ति 6 और कॉलम 4 को 2D सरणी बनाएगी। 2D एरे का मतलब क्या होगा, इंटीजर होगा सबसे पहले, डेटा टाइप, फिर एरे का नाम ARR, और फिर 6 रो और 4 कॉलम। तो पहले रो आती है फिर कॉलम आएगा, यानी पहले 6 आएगा फिर 4 आएगा, ये कंफर्म है। और दोनों को ब्रैकेट में रखते हैं, बड़े ब्रैकेट्स में, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, क्योंकि जो ब्रैकेट यूज होगा यहां पे वो स्क्वायर ब्रैकेट होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट में 6 और स्क्वायर ब्रैकेट में 4, तो ये हमारा बिल्कुल सही सिंटैक्स है लिखने का। और सेमी कॉलन तो लगेगा ही लगेगा टर्मिनेट करने के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड विल क्रिएट 2D एरे ऑफ 6 रो एंड 4 कॉलम, इंट एरे 6 4, और इन 6 और 4 को किस में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और सेमी कॉलन से टर्मिनेट करेंगे। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू स्टोर अ मैट्रिक्स वी नीड डैश डायमेंशनल एरे। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स मींस रोज एंड कॉलम, एंड रोज एंड कॉलम्स का मतलब 2D एरे। क्या यहां पर 2 दिया हुआ है, जी हां, 2 डायमेंशनल एरे इज द करेक्ट वन। जब भी हम मैट्रिक्स की बात करते हैं हम रोज एंड कॉलम्स की बात करते हैं, और जब भी हम रोज एंड कॉलम्स की बात करते हैं 2D एरे की बात करते हैं। नेक्स्ट, डैश इज अ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर 2 तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो कह रहा है इनमें से कौन सा प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है दैट कैन बी यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है टू स्टोर ओनली 2 वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने के लिए किस प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, जी हां, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज बूल। बूलियन का मतलब ही क्या होता है, 0 1, ट्रू या फॉल्स, ऑन या ऑफ। तो आंसर क्या हो गया, बूल डेटा स्ट्रक्चर, जो कि एक प्रकार का क्या है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, अ डैश डेटा टाइप हैज 15 डेसिमल डिजिट ऑफ प्रिसीजन। सोचो, एक डैश डेटा प्रकार में परिशुद्धता के 15 दशमलव अंक होते हैं, वो क्या है। डेसिमल का मतलब
या तो फ्लोट होगा या तो डबल होगा। अगर 15 डेसिमल डिजिट तक लिखना है तो क्या फ्लोट कर पाएगा? जी नहीं। इस केस में फ्लोट का बड़ा भाई डबल कर पाएगा इसको। तो आंसर क्या आ गया? डबल इज द राइट आंसर। फ्लोट एक लिमिटेड नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स को स्टोर कर सकता है, लेकिन अगर 15 या 16 डेसिमल डिजिट्स को स्टोर करना है तो इसके लिए किसका यूज करेंगे? डबल का, है ना। जैसे इंटीजर का भाई लॉन्ग, वैसी फ्लोट का भाई डबल, बड़ा भाई, है ना। इंटीजर का बड़ा भाई लॉन्ग और फ्लोट का बड़ा भाई डबल। नेक्स्ट, अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइस इज कॉल्ड। वह प्रोग्राम जो हार्डवेयर उपकरणों को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करता है उसे क्या बोलते हैं? हार्डवेयर को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ड्राइवर की। तो यानी हार्डवेयर डिवाइसेस को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसे क्या बोलेंगे? ड्राइवर या डिवाइस ड्राइवर। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट, द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड। सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया और रोम में संग्रहित किया गया, इसे क्या बोलेंगे? रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्मवेयर इज द राइट वन। क्या है फर्मवेयर? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है फर्मवेयर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि रिमोट का एसी, है ना, एसी का रिमोट जो होता है वो क्या है? सर एसी का रिमोट जो है वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? तो आप कहेंगे दोनों है, यानी फर्मवेयर है। बायोस हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? दोनों है, यानी फर्मवेयर है। सिग्नल पर लगी हुई लाइट्स हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? दोनों है, यानी फर्मवेयर है। तो रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। या फिर द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड फर्मवेयर। नेक्स्ट, द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 3 इज कॉल्ड। वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। ग्रे कोड तो आएगा ही आएगा एग्जाम में। मुझे बताओ, डेसिमल नंबर यहां पर दिया हुआ है, इसका ग्रे कोड आपको निकालना है। द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 3, डेसिमल नंबर 3 का ग्रे कोड क्या होगा? ग्रे कोड को कितने बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं? मिनिमम 4 बिट में। बताओ जरा। तो 3 है और ऑप्शन भी कितने बिट में गिवन है? 4 बिट में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम 3 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या 3 को बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है? जी हां। 4 के पेयर्स बनाएंगे, क्योंकि आंसर कितने पेयर्स में दिया हुआ है? 4 पेयर्स में। तो 4 पेयर का बना लेंगे। 1 2 4 8। किसको जोड़ें कि 3 मिल जाए? 2 और 1 को जोड़ने पर 3 मिल जाएगा, यानी 0 0 1 1। ये हो गया इसका बाइनरी नंबर। ये तो निकाल लेंगे ना, डेसिमल को बाइनरी नंबर निकालना तो आता है ना। तो 3 का जो बाइनरी नंबर होगा वो क्या होगा? 0 0 1 1 होगा। अब इसके बाद कहानी शुरू होगी। यहां पर सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है, क्या है लेफ्ट साइड का नंबर? सर 0। ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा आंसर में, यानी ये 0 तो उतर के आ जाएगा नीचे, इसको नहीं छेड़ना। अब 0 के बाद अब जरा देखिए नंबर बचे क्या हमारे पास? ये 0 तो नीचे आ गया। स्टार्टिंग के 3 नंबर्स क्या हैं? 0 0 1। स्टार्टिंग के 3 नंबर्स को नीचे की तरफ लिख देंगे कुछ इस प्रकार, 0 0 1। अब क्या करेंगे? जरा ध्यान से समझो। अब ऐड कर देंगे। ये वाला 0 तो नीचे उतर के आ गया। राइट हैंड साइड से ऐड करना शुरू करो। 1 में 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा? 0। कैरी इग्नोर कर देते हैं इसमें। 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 0 में 0 ऐड करेंगे 0। आंसर मिल गया 0 0 1 0। दैट इज द राइट वन। समझ में आया? नहीं आया अच्छे से? एक बार फिर से समझो। क्या कह रहा है?
द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल नंबर 3। सबसे पहला काम, डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 4 के पेयर 1 2 4 8, किसको प्लस करें कि 3 आ जाए? 2 और 1 को प्लस करने पर 3 मिलेगा, यानी इसकी जगह पर 1 1, बाकी जगह पे 0 0। ठीक, अब जो आपका लेफ्ट हैंड साइड का पहला नंबर है वो आ जाएगा एज इट इज उतर के, और स्टार्टिंग के जो 3 नंबर्स हैं 0 0 1 वो चले जाएंगे अगले नंबर्स के नीचे। तो 0 0 1 को जरा भेज दो नीचे, 0 0 1 ये आ गए नीचे, और राइट वाला 1 उड़ गया अपने आप, है ना, इसका कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि ये तो आएगा ही नहीं। ये 0 एज इट इज नीचे आंसर आ गया, 0 0 1 यहां पर आ गए। अब प्लस कर दीजिए, तो 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा? 0, कैरी 1, लेकिन कैरी इग्नोर हो जाता है यहां पर। 1 में 0 जोड़ने पर 1, 0 में 0 जोड़ने पर 0, और ये 0 एज इट इज। तो आंसर क्या आ गया? 0 0 1 0, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। समझ में आ गया? बोलो यस सर। बहुत सिंपल है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो जरा इसको करिए, वीडियो को पॉज करिए और जरा इसको सॉल्व करिए। द ग्रे कोड ऑफ डेसिमल 18 इज कॉल्ड, दशमलव 18 का ग्रे कोड क्या है? बताओ। बहुत आसान, कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। हम जानते हैं 18 का मतलब 1 2 4 8 16, बस 18 से कम रखेंगे, यानी सबसे पहला काम 18 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 4 8 16, 32 क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो 18 से ज्यादा हो जाता, तो 16 तक रखेंगे। किसको जोड़ें कि 18 आ जाए? 16 और 2 को जोड़ने पर आ गया 18, यानी 1 0 0 1 0। 16 और 2 की जगह पर 1 1 लिखा, बाकी जगह पे 0 0। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो 1 है वो तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा ऐसी, और स्टार्टिंग के जो 4 नंबर हैं 1 0 0 1 ये नीचे आ जाएंगे। तो ये 1 आंसर हो गया, और बाकियों के नीचे क्या आ गया? 1 0 0 1, स्टार्टिंग के 4 नंबर्स। अब प्लस कर दीजिए, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, और ये 1 तो एज इट इज है। तो क्या मिल गया? 1 1 0 1 1, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या डिट्टो आया है? बोल दीजिए सर डिट्टो, बिल्कुल यही आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, what is the limit of numbers of email that can be sent through free Gmail account per day using web browser? वेब ब्राउजर को उपयोग करके प्रतिदिन निशुल्क जीमेल खाते के माध्यम से भेजे जा सकने वाले ईमेल की कुल संख्या सीमा कितनी है? एक दिन में कितने मेल्स आप फ्री भेज सकते हैं? जीमेल आईडी जो आप यूज कर रहे हैं, है ना, वो क्या है? फ्री तो है, कोई पैसे तो लेती नहीं मेल भेजने के। एक दिन में ब्राउजर की मदद से कितने मेल भेजे जा सकते हैं? द आंसर इज 500 मेल्स, 500। अगर फ्री जीमेल का यूज कर रहे हैं तो 500, अगर पेड वाले का यूज कर रहे हैं, पेड जीमेल अकाउंट का, तो 2000 इज द राइट आंसर, है ना। उस केस में लिमिट क्या हो जाएगी? 2000। एक दिन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, which of the following is not a valid characteristic of Linux operating system? Linux जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नंबर 1, लाइनस टोरवाल्ड ने बनाया 1991 में। लाइनक्स जिसका इस्तेमाल सर्वर में किया जाता है, जो मल्टी यूजर है, जो मल्टीटास्किंग है, जो मल्टी प्रोग्रामिंग है। तो इसका मतलब इनवैलिड, नॉट अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक। गलत कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है?
ये मल्टी यूजर भी है, मल्टीटास्किंग भी है, मल्टी प्रोग्रामिंग भी है, लेकिन रियल टाइम पर काम नहीं करता, तो इनवैलिड बन जाएगा रियल टाइम। सही क्या है? मल्टी यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शन? डेटाबेस ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? कंसिस्टेंसी, इंसुलेशन, एटॉमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, या ऑल आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शन। हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस जो ट्रांजैक्शन है वो एसिड प्रॉपर्टी का यूज करता है, जहां एसिड का मतलब क्या है? एटॉमिसिटी, ये तो है। कंसिस्टेंसी, ये भी है। आइसोलेशन, ये नहीं है, जिसकी जगह इंसुलेशन गिवन है। होता क्या है? आइसोलेशन, अलग अलग करना, अलग अलग ट्रांजैक्शन करना। यहां क्या गिवन है? इंसुलेशन। हो गया ना गड़बड़। और ड्यूरेबिलिटी, तो कितनी एसिड की प्रॉपर्टीज होती हैं? 4। एटॉमिसिटी, या तो ट्रांजैक्शन होगा या तो नहीं होगा। कंसिस्टेंसी, जैसे पहले था वैसे ही बाद में रहेगा। आइसोलेशन, अलग अलग होकर चलना। और ड्यूरेबिलिटी, यानी हार्डवेयर डैमेज होने पर भी ट्रांजैक्शन पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। समझ में आ गया? मतलब ड्यूरेबिलिटी का मतलब टिकाऊ। आपका मोबाइल अगर चोरी हो गया या टूट गया, फिर भी आप जीमेल को एक्सेस कर पाए? कर लेते ना, किसी दूसरे कंप्यूटर से कर लेंगे। ये क्या है? ड्यूरेबिलिटी। ये हो गया एसिड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन द एम्बेडेड मोबाइल फोन टैबलेट कैटेगरी। एम्बेडेड मोबाइल या फोन टैबलेट श्रेणी में सबसे लोकप्रिय डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली कौन सी है? हमारे मोबाइल फोन या टैबलेट में जो डीबीएमएस होता है वो कौन सा होता है? एसक्यूएल लाइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। जब कभी भी बात मोबाइल फोन्स की जाएगी, टैबलेट की जाएगी, स्मार्टफोन्स की जाएगी, इन सभी केसेस में जो डीबीएमएस यूज होता है वो कौन सा है? एसक्यूएल लाइट। नेक्स्ट, एसक्यूएल व्यूज आर आल्सो नोन एज। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें व्यूज को क्या बोलते हैं? सिंपल टेबल, वर्चुअल टेबल्स, कॉम्प्लेक्स टेबल, एक्चुअल टेबल, या ऑल ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है वर्चुअल टेबल्स। एसक्यूएल व्यूज का मतलब वो टेबल्स जो आभासी हैं, जो वर्चुअल हैं, उन्हीं को बोलते हैं व्यूज। यानी आंसर क्या होगा? वर्चुअल टेबल्स। नेक्स्ट, गेट द वैल्यू ऑफ द फ्रंट ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट इज कॉल्ड। बताइए, कतार के अग्रभाग को हटाए बिना उसका मान प्राप्त करें, इसे क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या है? कह रहा है क्यू में जो फ्रंट है, जो आगे है, अगर उसकी वैल्यू हमें प्राप्त करनी है बिना उसको हटाए, तो उसे क्या बोलेंगे? पीक। फ्रंट ऑफ द क्यू को क्या बोला जाता है? पीक। तो आंसर क्या बनेगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो इसको तो सिंपल आपको याद ही रखना है कि फ्रंट ऑफ द क्यू का मतलब बात फ्रंट की हो रही है, आगे की हो रही है, और आगे क्यू को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड पीक। है ना, दिखाया भी गया पीक। और बैक वाले पोर्शन को रियर, फ्रंट और रियर। नेक्स्ट, हाउ कैन वी एक्सेस द फिफ्थ एलिमेंट स्टोर्ड इन एन एरे? हम किसी सरणी में संग्रहित पांचवें तत्व तक कैसे पहुंच सकते हैं? बहुत आसान। 0 से लेकर 4, फिफ्थ एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? 0 से अगर हम शुरू करेंगे तो फोर्थ एलिमेंट पर जब हम पहुंचेंगे वही तो फिफ्थ एलिमेंट होगा इंडेक्स के बेसिस पर। तो आंसर क्या बनेगा? एरे 4 इज द करेक्ट वन। 4 का मतलब 0 से लेकर 4, तो 0 से अगर हम काउंट करना शुरू करेंगे तो वही तो फिफ्थ एलिमेंट होगा। तो आंसर क्या बनेगा? एरे 4 सेमीकोलन, दैट इज द राइट वन। नेक्स्ट, अ 3D एरे फर्स्ट 2 आर जस्ट लाइक अ मैट्रिक्स। कह रहे हैं 3D एरे,
3D एरे में क्या होता है, जो पहले के दो होते हैं वो तो मैट्रिक्स होगा, यानी वो रोज एंड कॉलम्स होंगे। मैट्रिक्स का मतलब रोज एंड कॉलम्स। बट द थर्ड डायमेंशनल रिप्रेजेंट, लेकिन जो तीसरा डायमेंशन होगा 3D एरे में वो क्या होगा? एक 3D सरणी में पहले दो बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह यानी रोज एंड कॉलम्स की तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन तीसरा आयाम क्या प्रतिनिधित्व करता है? पेजेस और शीट्स, यानी करेक्ट आंसर होगा थर्ड वन। देख सकते हैं आप, इसको रो और हाइट भी बोल सकते हैं, इसको हाइट या विथ भी बोल सकते हैं। पहली दो अगर रोज एंड कॉलम्स हैं तो 3D एरे में तीसरा क्या होगा? या तो उसकी हाइट होगी, या उसकी विथ होगी, या पेजेस हो सकते हैं, या शीट्स हो सकती हैं। नेक्स्ट, इफ वी डिक्लेयर इंट मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इंट 5 एरे, देन व्हाट इज द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट? बहुत आसान। न्यू इंट 5 के केस में जो पहला एलिमेंट होगा, जो आखिरी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? पहला एलिमेंट हमेशा 0 होगा, और फिफ्थ अगर कह रहा है तो आखिरी एलिमेंट क्या होगा? 0 से लेकर 4, यानी 4 होना चाहिए। क्या 0 और 4 कहीं दिया गया है? जी हां, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो फर्स्ट इज मार्क एज 0 एंड लास्ट इज मार्क एज 4, यही तो होगा न्यू इंट 5 के केस में। नेक्स्ट, डैश डेटा टाइप इज a special kind of variable which are meant to store address only instead of values। यार ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो एड्रेस को स्टोर करता है? वेट करो, इंतजार करो, सही आंसर पर प्रहार करो। बताइए, एड्रेस की जब भी बात की जाएगी हम क्या आंसर देंगे? पॉइंटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज पॉइंटर। एड्रेस को हमेशा किससे शो किया जाता है? पॉइंटर की मदद से, है ना। ये आप जानते होंगे, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एड्रेस को डिनोट करने के लिए किसका यूज करते हैं? रेफरेंस पॉइंटर का, एड्रेस का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर कितने तरीके के? दो तरीके के, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव कितने तरीके का? दो तरीके का, लीनियर और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब ग्राफ। ग्राफ हमारा नॉन लीनियर है, जबकि लिंक लिस्ट, क्यू और एरे, है ना, ये तो लीनियर्स के केस में आएंगे। तो नॉन लीनियर में क्या क्या आएगा? ट्री, ग्राफ, टेबल या सेट। ये चारों आपके नॉन लीनियर है, जिसमें से ग्राफ दिया हुआ था तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको कि नॉन लीनियर में क्या आएगा? ट्री, ग्राफ, टेबल और सेट। ट्री, ग्राफ, टेबल, सेट। नेक्स्ट, एंकर टैग इन HTML इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग। कह रहे HTML में जो एंकर टैग है इसका यूज किस लिए किया जाता है? लिस्ट, लिंक, एड्रेस, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर एड्रेस। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन 3 फॉर द लिंक पर्पस। माई मिस्टेक। हम सब जानते हैं कि एंकर का मतलब क्या होता है? हाइपर लिंक। अगर हमें हाइपर लिंक क्रिएट करना है तो हम किसका यूज करेंगे? एंकर का। लेकिन कई बार हम हाइपर लिंक को एड्रेस भी समझ जाते हैं, है ना, जो कि गलत है, क्योंकि एड्रेस का मतलब यहां पर क्या है? URL। क्या एंकर टैग का प्रयोग URL के लिए करते हैं? जी नहीं, एंकर टैग का प्रयोग हाइपर लिंक के लिए किया जाता है। दैट इज कॉल्ड द करेक्ट आंसर। सो आंसर क्या बनेगा? लिंक। तो नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो बहुत समझ के आंसर करना होगा, है ना, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में सही आते हुए आंसर को भी आप गलत लगा देते हैं, है ना, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 5670? 8th कॉम्प्लीमेंट बहुत फेमस है और कई बार एग्जाम्स में पूछते हैं। क्या है ये? ऑक्टल संख्या 5670 का 8वां पूरक क्या होगा? कैसे निकालते हैं 8th कॉम्प्लीमेंट? वेरी इजी। सबसे पहला काम, अगर आपको राइट हैंड साइड पे 0 दिख रहा है तो 0 को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। 0 के पड़ोसी नंबर को
8 में से माइनस कर देते हैं और जो बचेगा उसको 7 से माइनस कर देते हैं, बन जाता है हमारा 8th कॉम्प्लीमेंट। आइए करके देखते हैं। सबसे पहला काम क्या है, अगर राइट हैंड साइड पे 0 है तो उसको कॉपी पेस्ट लिख दिया। 0 के बगल वाले नंबर को, बिल्कुल जस्ट बगल वाले नंबर को 8 में से माइनस, 8 माइनस 7 1, और बचे हुए नंबर्स को 7 में से माइनस, यानी 77 माइनस 56 21। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिख दो 2110, दैट इज द करेक्ट आंसर। सर अगर शुरुआत में 0 ना हो तो क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, पहले नंबर को 8 में से माइनस कर दीजिए। राइट हैंड साइड में जो पहला नंबर है उसको 8 में से माइनस, बाकी बचे हुए नंबर को 7 में से माइनस। समझ में आ गया? अगर शुरुआत में 0 है, लेफ्ट राइट हैंड साइड से बात कर रहे हैं, अगर राइट हैंड साइड में शुरुआत में 0 है तो कॉपी पेस्ट, और अगर नहीं है तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा, नीचे वाला आ जाएगा। पहली जगह को, पहले नंबर को 8 में से माइनस, बचे हुए को 7 में से माइनस। समझ में आ गया? इसी प्रकार आप किसी भी नंबर को निकाल सकते। लेकिन 8th कॉम्प्लीमेंट में खास बात भी है, नंबर 7 से बड़ा नहीं होगा। 8th कॉम्प्लीमेंट में जो नंबर आपको मिलेंगे वो मैक्सिमम 7 होंगे। देख सकते हैं 5 6 7 0, दैट इज नॉट मोर देन द 8th नंबर, यानी 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, है ना? तब गड़बड़ हो जाएगा, ये होगा ही नहीं, क्योंकि 8th कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर है, और ऑक्टल की रेंज क्या होगी? 0 से लेकर 7। तो क्या ये नंबर कोई भी 7 से बड़ा हो सकता है? ना। समझ में आया? नेक्स्ट, IPv6 does not use dash type of address। IPv6 किस प्रकार के एड्रेस का इस्तेमाल नहीं करता? ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट, यूनिकास्ट या ऑल ऑफ दीज? हम जानते हैं IPv6 128 बिट का हेक्साडेसिमल नंबर है। IPv6 में ब्रॉडकास्टिंग नहीं होती, मल्टीकास्ट होता है, यूनिकास्ट होता है, एनीकास्ट होता है, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इट डज नॉट यूज ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑक्टल यानी बेस 8 इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर? दिस वन। इस बाइनरी नंबर का ऑक्टल समकक्ष क्या है? निकालिए। बहुत आसान, बाइनरी नंबर हमें दिया हुआ है और इसका ऑक्टल नंबर हमसे पूछ रहा है। ऑक्टल का मतलब बेस 8, रेंज 0 से लेकर 7 तक, कितने के पेयर बनाएंगे? 8 का मतलब क्या है? ऑक्टल का मतलब क्या है? 2 की पावर 3। इसका मतलब यहां पर जो पेयर बनेंगे वो राइट हैंड साइड से 3 के पेयर बनेंगे। बना लो, ये नंबर गिवन है हमारे पास, इसके 3 के पेयर बना लो पहले। तो हमने क्या किया? राइट हैंड साइड से 3 नंबर के पेयर बनाए। पहला पेयर 0 1 1, दूसरा पेयर 1 0 1 और आखिरी पेयर 0 1 या 0 1 0 भी लिख सकते हैं। अब क्या इन नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं आप? बोलो, क्या इन 3 नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हां। 1 2 4, 2 और 4 को प्लस करेंगे क्या मिलेगा? 6। 1 2 4, 1 और 4 को प्लस करेंगे क्या मिलेगा? 5। और 1 और 2 यानी 2 क्या आ गया? 2। तो आंसर मिल चुका है। यानी 1 2 4 1 2 4 1 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई करके 0 2 4 4 0 1 2, यानी 2 5 6। सिंपली ये 2 5 6 कैसे आया, है ना? ये तो आप समझ रहे होंगे। 2 5 6 का मतलब इन बाइनरी नंबर्स को हमने डेसिमल में बदल दिया। 0 1 1 को करेंगे क्या आएगा इसका डेसिमल? 6। 1 0 1 का क्या आएगा? 1 + 4 5, और 0 और 1 का क्या आएगा? 2। तो क्या हम इसको 2 5 6 लिख सकते हैं? यही तो आंसर है।
समझ में आ गया होगा। तो किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम 3-3 के पेयर बनाएंगे। 3-3 के पेयर ही क्यों बनाए? क्योंकि 2 की पावर 3 बराबर होता है 8 के, तो 3-3 के पेयर बनाएंगे। फिर इन नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे? डेसिमल में, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद क्या मिल जाएगा? 256। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट कॉम्बिनेशन इज अ नैंड गेट? कह रहा है भैया ये बताओ कि नैंड गेट किस संयोजन से बनता है? नैंड गेट जो कि एक यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल कितने गेट होते हैं? 2, नैंड और नॉर। नैंड गेट का मतलब नॉट गेट फॉलोड बाय एंड गेट, तो नॉट और एंड के कॉम्बिनेशन से बना है क्या? नैंड गेट। यस। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस? दिस वन वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। ये एक आईपी एड्रेस आपको दिया है और पूछा जा रहा है ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है? क्लास ए, क्लास डी, क्लास बी, क्लास सी, क्लास ई, किस क्लास का आईपी एड्रेस? तो अगर आपको क्लास की रेंज मालूम होगी तो आप बता पाएंगे। जैसे क्लास ए की रेंज 0 से लेकर 126 या 127 भी है ना, क्योंकि 127.0.0.1 लूप बैक एड्रेस होता है, आप जानते हैं, वो भी क्लास ए में आएगा। तो 0 से लेकर 127 क्लास ए हो गया। कई जगह पे 0 से लेकर 126 मिलेगा, वो भी सही है। 127 ये भी सही है। क्लास बी 128 से 191, क्लास सी 192 से 223, क्लास डी 224 से 239 और क्लास ई 240 से 255। अब ये किस क्लास में आ रहा है, कैसे पता लगाएंगे? पहली ऑक्टेट से। पहली ऑक्टेट क्या है? 172। 172 किस रेंज में आ रहा है? क्लास बी की रेंज में। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? क्लास बी। अगर मैं आपसे पूछता 115.16.55.13 ये किस क्लास का है? 115 का मतलब क्लास ए की रेंज, तो आंसर क्या होता है? क्लास ए। तो पहली ऑक्टेट को देखकर आप बता देंगे कि किस क्लास का आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट, ईथरनेट केबल इज अ पार्ट ऑफ डैश लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। बताओ, ईथरनेट केबल ओएसआई मॉडल की किस परत का हिस्सा है? केबल, जितनी भी केबल्स हैं, जितनी भी टोपोलॉजीज हैं, ये सब किस में आएंगी? फिजिकल लेयर में। वायर्स की बात की जाए, केबल्स की बात की जाए, टोपोलॉजीज की बात की जाए, ईथरनेट की बात की जाए, ये सभी किसका पार्ट है? लेयर 1 का, दैट इज कॉल्ड फिजिकल लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन। डेटा लिंक लेयर का मतलब मैक एड्रेस की बात हो रही है, डेटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर का मतलब राउटर की बात हो, आईपी एड्रेस की बात हो, नेटवर्क लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का मतलब टीसीपी और यूडीपी की बात हो, ट्रांसपोर्ट लेयर। सेशन लेयर का मतलब सिंक्रोनाइजेशन, डायलॉग कंट्रोल, इसकी बात हो, सेशन लेयर। यस, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव द डेटा? निम्नलिखित में से किस एसक्यूएल कमांड का उपयोग डेटा को पुनर्प्राप्त करने के लिए करते हैं? हम जानते हैं कि एसक्यूएल में जो क्वेरीज चलती हैं वो क्या है? सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाई, ग्रुप बाई, हैविंग, यही चलती है ना। तो कह रहा है कि डेटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटा को निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? सिलेक्ट कमांड का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज सिलेक्ट। इसी के साथ बेस्ट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आउट ऑफ 50 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या है क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। आज का क्वेश्चन गाइस, विच लेयर इन ओएसआई आर्किटेक्चर इज कंसीडर्ड एज हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल? ओएसआई आर्किटेक्चर में किस लेयर को हार्ट ऑफ द ओएसआई मॉडल माना जाता है? ऐसी कौन सी लेयर है 7 लेयर में से जिसको ओएसआई मॉडल का
हार्ट माना गया है, मेन माना गया है, नेटवर्क लेयर, सेशन लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, या नन ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं? बताइएगा कमेंट करके क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। आउट ऑफ 50 कितना स्कोर किया एक बार कमेंट करके बताइएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है वो भी कमेंट में पूछिएगा। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कौन करेगा? पड़ोसी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्यूटर को पढ़ें, टॉपिक वाइज कवर करें, थ्योरी वाइज पढ़ें, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ें और फिर उनको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करें, अगर कुछ इस तरीके से कवर अप करना चाहते हैं फुल कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज पीडीएफ और मॉक टेस्ट के साथ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा इस कोर्स को। कोर्स के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं बीपीएससी 3.0, 4.0 या अपकमिंग एस्टेट एग्जाम्स को लेकर। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आई होप कि इस सेशन से काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आई होप कि ये सेशन आपके कॉन्फिडेंस को काफी बूस्ट अप कर रहे होंगे। और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे अगेन बेस्ट 50 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।